Hello, I'm Gaurav, and we are going to study the last part of the chapter Democracy and Diversity. Students, पुराने ज़माने में यानी कि 16, 17, 18 सेंचुरी के अराउंड बहुत सारे स्लेव्स फ्रांस के पोर्ट से अफ्रीका जाते थे, अफ्रीका के पोर्ट से अमेरिका जाते थे। स्लेव को खरीदने का, बेचने का काम इन तीनों कॉन्टिनेंट के बीच में हुआ करता था। इसी को स्लेव ट्रायंगल भी कहा जाता है इतिहास में। ये स्लेव ट्रायंगल से कई सारे स्लेव्स अफ्रीका से अमेरिका भी पहुँचे, जहाँ पे उन्होंने प्लांटेशन सिस्टम में काम किया। और अधिकतर जो स्लेव्स होते थे ये अफ्रीका के निग्रो एक रेस होती है, उस रेस के काले यानी कि ब्लैक लोग हुआ करते थे। तो अमेरिका में हमेशा से इन लोगों के लिए एक प्रेजुडाइस रहा है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते थे, क्योंकि अक्सर स्लेव फैमिली से आते थे ये लोग, जिनकी पूरी फैमिली को स्लेव बना लिया जाता था और इनसे प्लांटेशन में महीनों तक काम किया जाता था। बिल्कुल इनह्यूमन कंडीशन में इनके ऊपर अत्याचार होते थे, इनसे काम लिया जाता था। लेकिन जब अमेरिका आज़ाद हुआ, अमेरिका के आज़ाद होने के बाद जब संविधान बना, संविधान के बनने के बाद भी अमेरिका के लोगों की मेंटेलिटी नहीं बदली और इन्होंने इन लोगों को कंटिन्यूस स्लेव की तरह ट्रीट करना स्टार्ट किया। बाद में जब ये लोग मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश करने लगे तो उन लोगों ने इनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेजुडाइस रखे। इन लोगों के लिए मेन स्ट्रीम के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे, नौकरी इसके अलावा इंडस्ट्रियल जॉब्स इन लोगों के लिए नहीं थे। कई बार तो ब्रिटिशर्स ने इन लोगों को कई सारे स्पोर्ट्स से भी दूर रखा, ये बोल के कि ये सारे स्पोर्ट्स वाइट लोगों के लिए ना कि ब्लैक लोगों के लिए। फॉर एग्जांपल क्रिकेट। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि कई सोसाइटी हमारे देश में ऐसी होती है जहाँ पर एक पर्टिकुलर सेक्शन के लोगों के लिए काफ़ी नफरत और प्रेजुडाइज होता है। प्रेजुडाइज का मतलब होता है एक ऐसी सोच जो आपने अपने मन से पहले ही धारणा बना ली है कि अगर ये ब्लैक होगा तो ये गरीब ही होगा और ये हमारे साथ में एक मेन स्ट्रीम में रहने के लायक नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे एक पूरे सोसाइटी में एक मेंटल स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, एक स्पाइरल थिंकिंग क्रिएट हो जाती है, जिसमें लोगों को लगता है कि जितने भी ब्लैक हैं वो सब गरीब हैं, जितने भी लोग हैं वो सब क्रिमिनल हैं। ये दिमाग में होता है, जितने भी लोग हैं ये हमारे सिस्टम के अगेंस्ट है, हमारे देश में बाहरी लोग हैं, तरह तरह की बातें उनके बीच में होती है। ऐसे लोगों में क्लियर कट जो डिफरेंसेस होता है ये डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है। और हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो डिवीजन होता है वो बाद में सोसाइटी को ब्रेक करता है और उसके बाद में नेशन को ब्रेक करता है, लेकिन उससे पहले एक समाज में रेवोल्यूशन जरूर होता है। खैर, ये जो सोसाइटी होती है जहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेशन इस कदर बढ़ जाता है कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लोग दूसरी सोसाइटी को पनपने नहीं देते, उसे आगे नहीं बढ़ने देते, उसे मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं करते और अपने बच्चों को खुद बहुत ज़्यादा प्रेजुडाइज से भरे हुए रखते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था, 9th का एक चैप्टर था नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। उसमें आपने पढ़ा होगा किस तरह से हिटलर ने छोटे छोटे बच्चों को साइकोलॉजिकली ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया था कि वो बड़े होकर जर्मनी से प्यार करें और जूस से नफरत करें। तो जब वो बच्चे बड़े होंगे, इमेजिन कीजिए वो सोसाइटी कैसी सोसाइटी होगी जहाँ पर एक बच्चे को बचपन से सिस्टमेटिकली नफरत करना सिखाया जा रहा है एक दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट। तो जब वो बच्चा बड़ा होगा तो कम्युनिटी के लिए हमेशा अपने मन में नफरत रखेगा, प्रेजुडाइसिस रखेगा और फाइनली वो कम्युनिटी जब मेन स्ट्रीम में शामिल होने की कोशिश करेगी तो हमेशा से वो मेन स्ट्रीम उनके लिए बंद रहेगा। ऐसी सोसाइटी जहाँ पर एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को पूरी तरीके से ओवर पावर कर लेती है, ऐसे सोसाइटी को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग सोसाइटी। ना ओवरलैपिंग सोसाइटी स्टूडेंट्स एक ऐसे सोसाइटी होती है जहाँ पर एक्सट्रीम हेट होती है, एक्सट्रीम प्रिजुडाइस होता है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई स्पेस नहीं होता जहाँ पर कोई सामने वाली कम्युनिटी के लोग आकर अपनी जगह बना सके, अपना सिस्टम क्रिएट कर सकें, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। उनकी आवाज़ों को सुनने के लिए कोई सिस्टम हो या पार्लियामेंट हो या असेंबली, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर क्या होता है, वो कम्युनिटी हमेशा से आपसे कट के रहती है। फाइनली वो धीरे धीरे आके मार्जिनलाइज्ड हो जाती है और फाइनली वो कई बार एक ऐसी कम्युनिटी का निर्माण होता है जिसको हम होमोजेनियस बोलते हैं। मतलब एक ऐसी कम्युनिटी
जहाँ पर एक सेक्शन के लोग दूसरे सेक्शन के लोगों को पूरी तरीके से डोमिनेट कर ले। कौन ऐसे सोसाइटी में रहना चाहेगा? हम नहीं रहना चाहते, कोई भी नहीं रहना चाहता। तो ऐसी सोसाइटी जहाँ पर पूरी तरीके से एक सेक्शन दूसरे सेक्शन को डोमिनेट कर लेता है, उसे ओवरलैपिंग सोसाइटी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे सऊदी अरबियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर नॉन मुस्लिम्स को इक्वल राइट नहीं दिए गए, जितने भी राइट्स हैं सब मुस्लिम्स के पास हैं। आप 19वीं सेंचुरी का जर्मनी मान लीजिए, जब हिटलर का राइज हुआ था, जब नाजी पार्टी ने जर्मनी का रूल करना शुरू किया था, तो ऐसी सोसाइटी को हम ओवरलैपिंग सोसाइटी का परफेक्ट एग्जाम्पल बोल सकते हैं। नाउ आप आते हैं इंडिया की तरफ। इंडिया हैज़ बीन अ वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन एंड इंडिया इज़ अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ माइक्रो टू मैक्रो कम्युनिटीज़। नाउ इंडिया क्योंकि माइक्रो कम्युनिटी और माइक्रो कम्युनिटी का परफेक्ट ब्लेंड है, तो यहाँ पर जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ प्रेजुडाइज नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं है जहाँ पर सभी लोग फॉरवर्ड हो और ऐसी कोई कम्युनिटी जहाँ पे सभी लोग बैकवर्ड हो। इंडिया में ऐसे कोई कम्युनिटी जहाँ पर सब लोग रिच हों और ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं हो जहाँ पे सभी लोग पुअर हो। तो हम कम्युनिटी के आधार पर हमारे मन में प्रेजुडाइज नहीं रख सकते। हमारे सामने किसी भी कास्ट का कोई सिटीज़न खड़ा हो, हम अपने मन में ये प्रेजुडाइज नहीं रख सकते कि वो गरीब ही होगा या फिर वो अमीर ही होगा। यहाँ की सोसाइटी एक ऐसा परफेक्ट ब्लेंड है जहाँ पर टैलेंट को और जहाँ पर हम अपने मेन स्ट्रीम को हमेशा खुला रखते हैं, जहाँ पर इंसान आके एंट्री करता है और वो अपने तरक्की के आधार पर, वो अपने टैलेंट के आधार पर आगे बढ़ता है। उसके लिए हमने अपने संविधान में ऐसी व्यवस्था की है जहाँ पर हमने उन सभी पिछड़े लोगों को रिजर्वेशन भी दिया है जो हमारे हिसाब से पिछड़ गए थे, जो हमारे हिसाब से मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं थे। खैर जो भी है, कुछ एक इंस्टेंस को अगर हम छोड़ दें तो हमारी कंट्री एक परफेक्ट ब्लेंड है मिक्सर ऑफ सोसाइटी का। ऐसे सोसाइटी को हम क्रॉस कटिंग सोसाइटी बोलते हैं। नाउ अंडरस्टैंड, ओवरलैपिंग सोसाइटी जहाँ पर पूरी तरह से नफरत से और प्रेजुडाइज से भरी हुई होती है। क्रॉस कटिंग सोसाइटी में जो कम्युनिटी सेक्शन के लोग रहते हैं वो आपस में मिलजुल के रहते हैं, एक इंटरवोवन क्लोथ्स की तरह, वाइब्रेंट कपड़े की तरह रहते हैं, जो हमेशा शाइन करता है और हमेशा तरक्की की तरफ आगे बढ़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी कंट्री परफेक्ट है और अमेरिका की कंट्री इम्परफेक्ट है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर सोसाइटी में कहीं ना कहीं पे हमें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ पर हम ओवरलैपिंग सोसाइटी को भी देख सकते हैं और क्रॉस कटिंग को भी देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव डिस्कशन का ये है कि हमें ओवरलैपिंग सोसाइटी से क्रॉस कटिंग सोसाइटी की तरफ बढ़ना चाहिए, चाहे इंडिया हो चाहे अमेरिका। नाउ अगर मैं इन्हीं एग्जाम्पल के आधार पर केस स्टडी की बात करूँ तो अगर आपने याद होगा कि हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था पावर शेयरिंग, वहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि बेल्जियम कैसी सोसाइटी थी, तो जाहिर सी बात है इस पर्टिकुलर इंस्टेंस के बाद आप बोलोगे बेल्जियम एक क्रॉस कटिंग सोसाइटी थी, बिल्कुल सही। तो श्रीलंका कैसे सोसाइटी थी? ऑफ कोर्स श्रीलंका 1956 में पूरी तरीके से ओवरलैपिंग सोसाइटी थी। फिर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों कंट्री का फाइनल कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, इसको क्या नतीजा निकला, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि ओवरलैपिंग सोसाइटी जहां पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ जाती है, वहीं पे क्रॉस कटिंग सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ों को रिस्पेक्ट की जाती है, बहुत सारे डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट की जाती है और सामने वाली सोसाइटी के साथ पूरी तरीके से हार्मनी बनाकर अकोमोडेशन को क्रिएट करके रहा जाता है। इसलिए हमें ओवरलैपिंग सोसाइटी से क्रॉस कटिंग सोसाइटी की तरफ बढ़ना चाहिए। क्रॉस कटिंग सोसाइटी एक परफेक्ट डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है जहाँ पर टैलेंट को कदर की जाती है, ना कि उसके खिलाफ प्रेजुडाइज हुआ जाता है और उसे हमेशा से मेन स्ट्रीम से दूर रखा जाता है। खैर, अगर सपोज कीजिए कि एक ऐसी सोसाइटी है जो ओवरलैपिंग सोसाइटी है और एक सेक्शन दूसरे सेक्शन को दबा रहा है, तो सवाल ये उठता है कि एक सेक्शन दूसरे सेक्शन को कब तक दबाएगा? जाहिर सी बात है ये बहुत दिन तक नहीं चलता। फाइनली वो सेक्शन सरकार से डिमांड करता है, सोसाइटी से रिवोल्ट करता है और फाइनली वो सेक्शन कई बार सोसाइटी को पहले ब्रेक करता है, बाद में कंट्री को ब्रेक करता है। 1947 में ऐसे ही हुआ था कि हमारे बीच में जो डिफरेंसेस था, रिलीजियस डिफरेंसेस, वो रिलीजियस डिफरेंसेस में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हुई। मैंने आपको इससे पहले के चैप्टर में पढ़ाया था
कि पॉलिटिक्स और रिलीजन जब आपस में मिक्स होते हैं, या पॉलिटिक्स या डिवीजन आपस में जब इंटरमिक्स होते हैं, ये एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो फाइनली हुआ ये कि हमारा देश जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो उसी ज़माने पे हमारे देश में जो हमारे डिवीज़न थे समाज के, वो डिवीज़न में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हुई। पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होने की वजह से उस डिवीज़न में हुआ सोशल टेंशन। सोशल टेंशन इतना हुआ कि फाइनली दो कम्युनिटी के बीच में पोलराइजेशन हुआ, और पोलराइजेशन ने हमारे देश में टुकड़े क्रिएट कर दिए। नाउ ये क्यों हुआ, इसके क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, हम किन चीज़ों को, किन फैक्टर को डिटर्मिनेंट्स बोल सकते हैं जो इन फैक्टर को क्रिएट करता है। फाइनली ऐसा क्या होता है समाज में कि लोग रिवोल्ट करते हैं, नेता लोगों से रिवोल्ट करवाते हैं, और फाइनली लोग को सप्रेस करने के लिए सरकार कदम उठाती है, और फाइनली एक अच्छा खासा क्रॉस कटिंग सोसाइटी, ओवरलैपिंग सोसाइटी बनकर बिखर जाता है। तो बेसिकली इसके तीन फैक्टर होते हैं जिसको हम डिटर्मिनेंट्स बोल सकते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट्स हैं सोशल डिवीजन के। क्यों होता है सोशल डिवीजन? तो पहला डिटर्मिनेंट्स, नाउ मैं इन डिटर्मिनेंट्स को आपको एग्जांपल की तरह समझाता हूँ। लेट्स सपोज कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो ब्राह्मण हो, हिंदू धर्म को बिलोंग करता हो, उसकी कास्ट ब्राह्मण हो, और जो भारतीय हो और वो तमिलनाडु का रहने वाला हो। तो उसकी चार आइडेंटिटीज़ हैं। पहला, उसकी कास्ट है ब्राह्मण। दूसरा, उसकी क्षेत्रता यानी कि उसका रीजन है तमिलनाडु। तीसरा, उसका धर्म है हिंदू। और चौथा, उसका जो नेशनलिटी है वो है इंडियन। अब डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर कि वो अपनी इन चार आइडेंटिटीज़ में से सबसे ऊपर कौन सी आइडेंटिटी रखता है, वो अपने आप को किस आइडेंटिटी से सबसे ज़्यादा एसोसिएट करके देखता है। अगर वो अपने आप को सबसे पहले ब्राह्मण समझ के रिप्रेजेंट करेगा, तो जब भी दूसरी कास्ट के साथ उसका क्लैश होगा, वो अपने पर्टिकुलर कास्ट को सबसे टॉप प्रायोरिटी पर रखेगा और समाज के टुकड़े होने निश्चित है। देश के अलावा आपकी बहुत सारी आइडेंटिटीज़ होती है। अगर आपने किसी भी आइडेंटिटी को देश के ऊपर रखा तो जाहिर सी बात है देश के टुकड़े होंगे। 1947 में हमारे देश के लोगों के पास कई सारी चॉइस थी कि उन्हें इंडिया में रहना है या पाकिस्तान में। हमारे देश के कई मुसलमानों ने अपने धर्म को प्रायोरिटी दी और उन्होंने भारत से जाना बेहतर समझा, एक ऐसे देश में जो कि पूरी तरीके से इस्लामिक कैटेगरी पे या फिर इस्लामिक पद्धति पे बसा हुआ था। लेकिन कई ऐसे इंडियन मुस्लिम भी थे जिन्होंने अपने धर्म को इतनी तवज्जो ना देकर देश को तवज्जो दी और वो भारत में रह गए। दोनों देशों के बीच में अगर आप कंपेयर करें तो कोई तुलना नहीं है। भारत आज पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर पोजीशन पर है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप अपनी नेशनल आइडेंटिटी को अपनी बाकी की आइडेंटिटी से नीचे रखोगे तो देश के समाज के टुकड़े होने निश्चित होते हैं। तो जो पहला फैक्टर होता है वो ये होता है हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज। So one person can have multiple identities, and now it depends on the particular person that which identity he prioritizes and which identity he discards. So if he choose to be an exclusive person, it also and always results in a first breaking of the society and then finally breaking of the nation. Next जो determinants हैं वो ये है कि आपके देश के लीडर उस समाज के डिवीजन को पोलराइजेशन में यूज़ कर रहे हैं, समाज को तोड़ने में यूज़ कर रहे हैं, या समाज को आगे बढ़ाने में। इससे पहले के चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि सोशल डिवीजन के साथ जब पॉलिटिक्स होती है वो हमेशा नेगेटिव नहीं होती, उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं। हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं और कई ट्राइब्स हैं जो बहुत पिछड़ी हुई थी। लोगों ने वहाँ पे पॉलिटिक्स की और उन समाज को आगे बढ़ाया, और उसी पॉलिटिक्स के बदले आज उन समाज को एक चेहरा मिला, वॉइस मिली पार्लियामेंट के अंदर,
लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। तो फाइनली आपके लीडर पे डिपेंड करता है कि वो समाज की ओपिनियन को किस तरीके से शेप करता है, नेगेटिव शेप करता है या पॉजिटिव शेप करता है। तो आपके जो लीडर्स हैं वो आपकी डिमांड को किस तरीके से रेस करते हैं, बहुत कुछ फैक्टर डिपेंड करता है कि समाज टूटेगा या समाज बनेगा। अगर आपके लीडर, अगर किसी कम्युनिटी का कोई भी लीडर उसकी डिमांड को संविधान के दायरे में रखकर सरकार से बात करता है, तो जाहिर सी बात है वो सुनी जाएगी और शायद वो इम्प्लीमेंट भी की जाए। लेकिन अगर आप अपनी डिमांड को समाज के संविधान के दायरे से बाहर रखकर हिंसा क्रिएट करके करोगे तो शायद समाज का बिखराव होने में टाइम नहीं लगेगा। तो दूसरा इसका फैक्टर है हाउ योर लीडर प्लेस योर डिमांड। नाउ दिस इज अ सेकेंड फैक्टर, हाउ लीडर हमारे देश में देखा जाए आज़ादी में कई सारे लीडर थे। मैं दो लीडर की बात करना चाहूँगा, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अपनी डिमांड रखने का तरीका अंग्रेज़ों के सामने रखा और उस तरीके को हम बहुत तरीके से जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसको जानते हैं सत्याग्रह के नाम से। सत्याग्रह एक ऐसा वेपन था जहाँ पर सामने वाला झुकता था लेकिन बिना किसी हिंसा के सहारे। दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना था जिसने अपनी डिमांड को पूरी तरीके से हिंसा के आधार पर रखा था। एक व्यक्ति ने जहाँ देश को जोड़ा वहीं दूसरे व्यक्ति ने देश को तोड़ा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जहाँ पर 565 रियासतों को एक किया, वहीं पे मोहम्मद अली जिन्ना ने हमारे हज़ारों सालों के सिविलाइजेशन को तोड़ दिया। एक लीडर अपनी डिमांड को रखता है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, एक लीडर अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहता है, समाज के सभी धर्मों को साथ लेके चलना चाहता है। एक लीडर अपने आप को सिर्फ एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी से जोड़ के रखता है। जाहिर सी बात है, पहले लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसने समाज को जोड़ा। जिस देश को आप देखते हैं वो उनकी बदौलत है, लेकिन देश दूसरी तरफ जिस देश के टुकड़ों को आप देखते हैं वो मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से हुआ। यहाँ पर मैं दोनों के बीच में ये डिफरेंस क्रिएट करके आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके लीडर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो आपके समाज को तोड़ने की डिमांड रखता है या जोड़ने की। फाइनली आता है सरकार का एटीट्यूड। तीसरा फैक्टर है हाउ गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू दिस डिमांड। आपने अपनी डिमांड को चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से रखा हो या अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, डिपेंड करता है सरकार पे कि सरकार उन डिमांड्स को सुनती है, समझती है, वार्तालाप करती है, डायलॉग करती है या फिर वो आपको सप्रेस करती है। एग्जाम्पल के तौर पे जब बेल्जियम की सरकार को डचेस ने डिमांड रखी कि वो मेजोरिटेरियन फार्मूले को एक्सेप्ट करें और बेल्जियम को एक ऐसी कंट्री बनाए जो ओवरलैपिंग सोसाइटी हो, लेकिन वहाँ की सरकार ने उनकी डिमांड को सप्रेस नहीं किया। रादर वहाँ की सरकार एक यूनिक फार्मूला लेके आई और उस यूनिक फार्मूले में दोनों कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला पार्लियामेंट में, स्टेट गवर्नमेंट को इक्वलिटी मिली सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ, और बाकी कम्युनिटी जहाँ पर मेजॉरिटी में थी उन्होंने अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ अकोमोडेट करना शुरू कर दिया अपने आप। ठीक इसके अपोजिट श्रीलंका की सरकार ने जब ये डिमांड सुनी कि श्रीलंका के तमिल्स को अलग से तमिल इलम चाहिए, उन्हें इक्वलिटी चाहिए, श्रीलंका की सरकार ने अपनी सप्रेशन करने वाली पॉलिसीज़ को इम्प्लाई किया और फाइनली एक अच्छा खासा देश, एक प्रॉस्परस कंट्री पूरी बर्बाद कंट्री में बदल के रह गया। सरकार चाहती तो उस डिमांड को कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सुन सकती थी और उनके बीच में भी कुछ ऐसा फॉर्मूला क्रिएट कर सकती थी जहाँ पे दोनों कम्युनिटी मिल बांट के उस देश को रूल करती या अपने आप को प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाती। लेकिन वहाँ की सरकार ने उनकी डिमांड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से दबाने की कोशिश की और रिज़ल्ट आपके सामने था। खैर, सरकार का एटीट्यूड कैसा भी हो, एक इंसान को अगर अपनी आइडेंटिटी को समझना आ गया, प्रायोरिटाइज करना आ जाता है, तो देश के ना सिर्फ टुकड़े होते हैं बल्कि देश प्रॉस्परस बनता है, आगे बढ़ता है। और यही चीज़ हमें सिखाती है कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ
सिस्टम, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पर आप अपने डिमांड को सरकार को रख कर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सरकार रिस्पॉन्सिव हो, रिस्पॉन्सिबल बने, अकाउंटेबिलिटी ले और उसको ठीक करे। तो इस चैप्टर में हमने फाइनली डेमोक्रेटिक सेटअप के बारे में पढ़ा और ये भी पढ़ा किस तरीके से सरकारें डेमोक्रेसी को मेंटेन रखने के लिए डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करती है। एंड दैट्स हाउ द परफेक्ट ब्लेंड डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी कम इनटू एग्जिस्टेंस। थैंक्स अ लॉट।